हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। अगर आप एसबीआई सीबीओ की तैयारी कर रहे हो या एस्पायर कर रहे हो इस एग्जाम में अपीयर करने का और इसे इवेंचुअली क्रैक करने का, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि तैयारी शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, या फिर इनफैक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, तो अगर आप सोचते हो कि लिमिटेड समय में तैयारी करके पेपर निकाल लेंगे तो मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन ये भूलना मत कि जो अप्लाई करते हैं इस पेपर के लिए और जो अपीयर करते हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए, सटीक रिसोर्सेज देने के लिए मैंने ये फ्री यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की है, जहां मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द इकोनॉमी स्लैश जीए पार्ट। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी एक्चुअली ये कॉमन है। द टॉपिक इज यूनियन बजट। तो लेटेस्ट बजट नहीं, इनफैक्ट बजट एज अ डॉक्यूमेंट पे आज मैं आपको सवाल करवाने वाली हूँ 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, ये लेक्चर पसंद आएगा, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके और मैं आपके लिए लेटेस्ट यूनियन बजट पे भी सवाल लेके आऊँगी। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिलता है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो एक अच्छे डिस्काउंट पे आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन, यही रहेगा फॉर्मेट। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ 1947, जिस साल हमें आज़ादी मिली थी, उसी साल पहला बजट हमारी कंट्री में पेश कर दिया गया था। क्योंकि बजट एक एस्टिमेशन है आने वाले खर्चे का और आने वाली कमाई का। तो देश चलाना है तो सबसे पहले जेब में पैसा तो होना चाहिए, इसीलिए 1947 में ही बजट पेश कर दिया गया था। ये कभी आप गलत नहीं करेंगे। हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शनमुगम चेट्टी साहब, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन बजट को लेकर आना ये गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एक ऐसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें अनुमानित खर्चा और अर्निंग आप मेंशन करेंगे वो लानी पड़ेगी सरकार को। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 112। मैं जब ये अपने कोर्स, हमारा कोर्स चल रहा है सीबीओ का, उसमें मैंने इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बच्चे ने मुझसे पूछा, जब मैं इन डिटेल पढ़ा रही थी, यहाँ तो खैर कुछ एमसीक्यूज लाई हूँ, लेक्चर जाता है 1-1 घंटे का कोर्स में, तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम ये आर्टिकल याद रखना जरूरी है क्या? तो मैंने आंसर ये दिया था कि आर्टिकल ही तो याद रखना है, इसीलिए तो इतनी कहानी गाई है। आपसे भी वो कहूंगी, आर्टिकल 112 याद रखिएगा प्लीज, बहुत जरूरी है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की कहानी बताता है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एएफएस लाना जरूरी है। यूनियन बजट टर्म कहीं मेंशन नहीं गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने खुद से बनाई है। ठीक है, क्लियरली मैंने इस पीडीएफ में लिख दिया है। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, सो दैट आप अपनी रिविजन बेहतर तरीके से कर पाए। प्रेसिडेंट जो है उनको हर फाइनेंशियल ईयर में ये देखना है कि बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में ये आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर लेट डाउन किया जा सके, और स्टेटमेंट में सारे खर्चे गवर्नमेंट बताएगी कि कौन से हमने किए थे और आगे कौन से करने वाले हैं। और बजट को बनाने का काम दिया गया है बजट डिवीजन को, जो ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इतने सालों से हमारी बजट प्रेजेंट कर रही हैं, आप देख रहे होगे, अब तो याद होगा वो निर्मला सीतारमन जी की शक्ल हमें इतने सालों से प्रेजेंट कर रही हैं। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंडर बजट डिवीजन, जिसका काम है ये बजट बनाना। हर साल 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया जाता है, एंड 2017 से पहले फेब के लास्ट डे में लाया जाता था, लेकिन अब ये फेब के पहले दिन को लाया जाता है। बजट मेकिंग प्रोसेस अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है, ऑल्दो आता है फेब 1 को। फेब 1 में पूरा टाइम पार्लियामेंट में डिस्कशन चलती है इसी को लेके, मार्च में अप्रूवल आ जाता है और अप्रैल से ही इंप्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये थी बजट की कहानी, बैकग्राउंडर ऑफ द बजट। पर सर्वे कैसे भूल सकते हैं? रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। अगर बजट आपका फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है जो आने वाले साल की बात करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे बीते हुए साल की बात करता है। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर? बजट प्रेजेंट किया गया 1947 में, लेकिन आपका
इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया 1950। तो 1950-51 में आपका पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था वो लाया गया था। इकोनॉमिक सर्वे बजट के पार्ट की तरह ही प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस, ये बताता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। एक अथॉरिटेटिव गाइड है, अथॉरिटी है सरकार, सरकार की गाइड है कि देखो ये हमने बेहतर किया, ये नहीं किया, ये अभी करंट हमारा स्टेटस हो चुका है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में चल रही है उसको स्केच करके दे देता है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्चर्स के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, क्योंकि वहां से सरकार का खुद का डेटा आ रहा है आपके पास। 1950 में पहली बार इसे पेश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द बजट इटसेल्फ, बट इन 1964 इसको डीकपल कर लिया क्योंकि बजट बहुत लेंदी हो रहा था। तो इन्होंने कहा अलग डॉक्यूमेंट बना दो भाई, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। और रिसर्चर्स को, इकोनॉमिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को ये मदद करता है। एक और बहुत खास बात इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करता है गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट प्रेजेंट करने के लिए थ्रू द आर्टिकल 112। बट कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट नहीं करता गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे लाने के लिए, ये अपनी इच्छा से गवर्नमेंट लेकर आती है। क्योंकि देखिए अगर आपको बजट दिया जा रहा है कि आने वाले साल में ये हमारी कमाई होगी, ये खर्चा होगा, तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड भी तो देना पड़ता है ना, वही देने के लिए सरकार इकोनॉमिक सर्वे लाती है। मोर और लेस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप बताओ आपके हिसाब से आपने क्या किया, कितना बेहतरीन की चीजें, कितनी नहीं कर पाए। तो एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है और गवर्नमेंट अब इसको लेके आती है हर साल एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट 1 डे बिफोर द बजट। तो करंटली स्टेटस ये है कि 1 फेब को हर साल बजट पेश किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। उससे एक दिन पहले 31 जनवरी या कभी कभी 30 जनवरी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि अब तक क्या हुआ और आज हमारा करंट स्टेटस क्या है, क्या होने वाला है, ये बताएगा आपका बजट, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बजट को है, सर्वे को नहीं है। ये चीजें आपके सिर्फ पेपर में काम नहीं आएंगी, इंटरव्यू में भी काम आएंगी। ये कोई नहीं बताता आपको बिठा के जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलो अब थोड़ी टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द सर्वे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बजट को तो प्रिपेयर करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है? सेम मिनिस्ट्री, वही मिनिस्ट्री जो प्रिपेयर करती है आपके बजट को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है जी एक डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का, ठीक है। और इसके अंदर 2 डिविजन्स बनाए गए हैं, एक है आपका बजट डिवीजन और एक है इकोनॉमिक डिवीजन, ठीक है। बजट और एक है जी इकोनॉमिक डिवीजन। और जो आपका बजट डिवीजन है दोस्तों, इसका काम है बजट को बनाना, जबकि इकोनॉमिक डिवीजन जो है इसका काम है आपके इकोनॉमिक सर्वे को बनाना, ठीक है जी। तो ये है आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक डिवीजन डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का बनाता है अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑल्दो इस पे भी इनपुट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आ रही हैं, फाइनल वर्जन को साइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है और फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एडवाइजर इसको प्रेजेंट करते हैं। ये तो थी बैकग्राउंड की बातें। अब थोड़ी वो बातें कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। ये तो बैकग्राउंडर था, ओवरऑल आपको पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है आपके इंटरव्यू में, आपकी जॉब में। लेकिन ये चीजें आपकी नॉलेज चेक करेगा, ऑफ कोर्स ये एमसीक्यूज की फॉर्म में पेपर में आएगा। When the union government borrows loans, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल लोन होता है आउट ऑफ इंडिया से उठाया लोन, इंटरनल होता है विद इन इंडिया से उठाया लोन। तो अंडर विच कंपोनेंट ऑफ द बजट डज इट गेट अकाउंटेड? जो यूनियन गवर्नमेंट बोरो करती है तो वो कहाँ जाता है पैसा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। जो पैसा आया है ना लोन की फॉर्म में, वो खर्चा तो है नहीं, देखो तो एक्सपेंडिचर वाली ऑप्शंस तो काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। बचा रिसीट। अब रिसीट कौन सा होगा? नॉन डेट, डेट नहीं है क्या? नहीं, डेट है क्योंकि लोन लिया है। रेवेन्यू या डेट, तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, वो पैसा कैपिटल रिसीट कहलाता है जो आपके सर पे लायबिलिटी है या आपने कुछ एसेट अपना कम किया है। तो डेट क्रिएट किया है ना सर पे और लोन लिया है, तो आपका चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे हमेशा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में डालेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट ने लेट्स से एयर इंडिया बेच दिया या कोई भी और अपना पीएसयू बेच के पैसा कमाया होता, तो फिर उसे हम डालते आपके नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में, क्योंकि वहां पे एसेट बेचा होता,
ठीक है जी दोस्तों, इस सेशन को अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको लगे कि मैम मजा आया, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए एक सेशन और लाऊंगी जिसमें लेटेस्ट बजट के इंपॉर्टेंट 10 सवाल करवाऊंगी। 10 यहाँ स्टैटिक करवाए हैं, 10 लेटेस्ट बजट के सवाल करवाऊंगी, फिर 10 सवाल गवर्नमेंट स्कीम्स पे करवाऊंगी, अगर आपको सेशन पसंद आए तब। और अगर अभी भी सोच रहे हो ना कि क्या यूट्यूब से ही तैयारी कर लूँ, तो मैं ऑनेस्टली कहूँगी सिर्फ यूट्यूब से तैयारी से बात नहीं बनेगी, कोर्स ले लो, टाइमली ले लो अपने लिए कोर्स, ठीक है। हमारे ऐप पे जाके मेरा कूपन कोड Y754 यूज कर लेना, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है पर कैपिटल है, तो या तो सर पे कोई लायबिलिटी उठाई है या फिर कोई एसेट को रिड्यूस किया है, बेचा है, तो बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट, डेफिनेटली ये तो कैपिटल रिसीट है, लोन उठा लिया सर पे। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स रिसीव्ड, प्रॉफिट आया है, लोन तो नहीं उठाया सर पे, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, ठीक है। रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट की कंपनीज है जो बेच दी इन्होंने, उससे पैसा कमाया, तो क्या हुआ, कैपिटल रिसीट है। तो आंसर हो गया ए एंड डी। ए एंड डी आपकी कैपिटल रिसीट है, जबकि ये रेवेन्यू रिसीट होगा, ठीक है जी। यही अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया होता किसी को, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता, लोन ले लिया तो कैपिटल रिसीट बन गया वो आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कैपिटल बजट। रिसीट है जो आपकी, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ कैपिटल बजट एक नई टर्म क्या आ गई है दोस्तों, टैक्स तो नहीं आ सकता क्योंकि कैपिटल वर्ड यूज कर लिया है, और टैक्स जो है आपका रेवेन्यू से रिलेट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट भी नहीं बनता क्योंकि कैपिटल टर्म है। तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या बन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। जो पैसा लोन्स की फॉर्म में उठाया है या दिया है, जो खर्चा कुछ बेच के कमाया है या कहीं इन्वेस्ट किया है, जब उसका ब्यौरा बनाएंगे तो वो कैपिटल बजट बनेगा, विच इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। ओके फ्रेंड्स, moving on to the next question. The expenditures which neither create an asset nor reduce any liability for the government. ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो फ्यूचर में उनके लिए काम आएगा, उसे क्या कहेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर है, तो रिसीट तो कहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा है जो या तो एसेट आपका बनाएगा या लायबिलिटी कम करेगा, ये तो नहीं हो सकता आंसर। अनप्रोडक्टिव नेचर के खर्चे, जैसे सरकार अपनी गाड़ियों में तेल भरवाती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, रेंट भरना है, बिजली का बिल भरना है, ये सारे खर्चे आते हैं जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप भी जो अनप्रोडक्टिव खर्चे कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही है, या तो लोन उतार दिया या फिर आपने गोल्ड ले लिया, शेयर्स ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो ना तो एसेट क्रिएट करेगा ना ही लायबिलिटी, एंड इट इज एक्चुअली अनप्रोडक्टिव इन नेचर। दोस्तों, मैं सिर्फ आपका कमेंट एक्सपेक्ट करूंगी अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो, ताकि मैं अगला सेशन लेकर आ सकूं। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो पैसा सरकार के पास आया है टैक्सेस और ड्यूटीज की फॉर्म में, ना तो एसेट है ना लायबिलिटी है, तो कैपिटल तो टर्म ही हट जाना चाहिए यहाँ से। टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेरी सिंपल, क्लियरली लिखा है टैक्सेस एंड ड्यूटीज की फॉर्म में आएगा टैक्स रेवेन्यू। ए इज द आंसर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दे सकती हूँ, चालान की फॉर्म में जो पैसा गया है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, उसका इंटरेस्ट आया है गवर्नमेंट को, या फिर कोई फाइन्स लगे हुए हैं, कोई प्रॉफिट आ गया है गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड नहीं था मे बी, ठीक है, उसे कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। पर टैक्स की रेवेन्यू तो आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारा जो टैक्सेस हैं आते हैं वो आपके रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है, टैक्स की रेवेन्यू रिसीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, जो खर्चा गवर्नमेंट कुछ बिल्ड करने के लिए कर रही है। आइडली इसमें आना चाहिए रोड्स बनाना, है ना, सबसे बड़ा खर्चा, या लोन रीपेमेंट करना, ये दो तो डेफिनेटली हैं ही। ये दो हैं तो क्या आंसर बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको बाकी नहीं भी पता थे, ये दो ऑप्शंस पता थे, यू कुड हैव कम टू द कंक्लूजन देन एज वेल। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो सब्सिडीज दे रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम आ रही हैं, तो वो यहाँ आनी चाहिए। रोड्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आपका, डिफेंस सर्विसेज पे जो खर्चा कर रहे हैं वॉर टाइम में काम आएगा ना, तो ये सब कुछ आपका वो खर्चा है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो प्रोडक्टिव इन नेचर माना गया है, इसीलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है जी,
दैट्स इट। ये रहा मेरा एक छोटा सा सेशन जहां मैंने कोशिश की है आपके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द बजट एंड सर्वे क्लियर करने की। अगर सेशन अच्छा लगे कमेंट करना। मैं लेटेस्ट बजट 2026-27 पे 10 इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ जो आपने आज पढ़ी है एब्सोल्युटली फ्रीली आपको मिलेगी मेरे खुद के टेलीग्राम ग्रुप से, ऋतिका चावला अड्डा 24/7। आप ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेरा कोड भूलना मत, Y754। अगर आप कोई भी अड्डा की ऐप से कोर्स लेना चाहते हैं भारी डिस्काउंट मिलेगा इसके थ्रू। थैंक यू दोस्तों, मिलती हूं कोर्स में डायरेक्टली।